कई बार गेट और ईएससी दोनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स का फॉर्म लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो जो क्वेश्चन है वो बेसिकली किसका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। तो मतलब मैंने आपको यह सिखाया कि कैसे लीनियर सिस्टम से क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं और कैसे वापस क्वाड्रेटिक फॉर्म से लीनियर सिस्टम में पहुंचते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन simple small topic of linear algebra. Name is quadratic form of linear system of equation. कई बार गेट और ईएससी दोनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिखने में थोड़ा अजीब सा होता है बट दे आर वेरी सिंपल। हम लोग समझते जरा क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ एनी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो जरा पहले समझ तो बेसिक चीज क्या होती है। लेट्स गो विथ सम डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो हमने डिफिनीशन बोर्ड पे आल दो लिख रखा हुआ है। डिफिनीशन क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का कि अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। उसकी डिग्री कितनी होती है 2 इन सेवरल वेरिएबल। अगर मैं एक जनरल फॉर्म की बात करूं कि एक जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, तो मैं बात करता हूं फॉर एनी वेरिएबल। मान लो फॉर nth वेरिएबल की बात करते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि जनरल फॉर्म फॉर n वेरिएबल, तो कैसे आप उसको लिखोगे? व्हाट विल बी द जनरल फॉर्म? मान लो कि मैं उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखता हूं ऐसे क्यू से नहीं लिखते, ऐसे लिख रहे क्यू एक्स, या मान लो लिख रहा है x1 x2 है ना अप टू xn, जहां x1 x2 xn क्या है, दे आर नंबर ऑफ वेरिएबल है एंड दैट इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n एंड j इज इक्वल टू, मान लो चलो दूसरा हम उसमें लगा दे रहे हैं i इक्वल टू 1 से लेके n एंड समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n aij xi एंड xj। इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ एनी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर मान लो मैं बात करता हूं फॉर 2 वेरिएबल, जनरल फॉर्म क्या लिखा जाएगा? मैं बात कर रहा हूं मान लो पहले फॉर 2 वेरिएबल। लेट्स से 2 वेरिएबल के लिए मैंने पूछा कि क्या होगा उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म, या इसको ये जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है इसको हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी जनरल फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिखते हैं q x1 x2 आपने जो लिखा है अप टू xn दैट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x, और इसी को मैं बोलता हूं दिस इज कॉल्ड व्हाट क्वाड्रेटिक फॉर्म। और यही हमारा बराबर है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n एंड समेशन j इक्वल टू 1 से लेके n aij xi एंड xj। अच्छा, इसमें जो aij है वो क्या है? व्हाट इज aij? aij को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। सम कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है बेसिकली ये। अभी समझेंगे कि aij कोफिशिएंट क्या है और कौन सा कोफिशिएंट है। तो मतलब बात ये है कि किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो है x ट्रांसपोज इंटू a इंटू एक्स, जहां a हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, जहां हमारा a क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा जी, एक और जी जरा बात समझते हैं। जैसे अगर मैं मान लो बात करता हूं फॉर 2 वेरिएबल में क्या लिखिएगा? फॉर 2 वेरिएबल ध्यान से समझेंगे। फॉर 2 वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट्स से वो वेरिएबल 2 हमारा है, एक वेरिएबल x है और एक हमारा क्या है, y है। तो 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखेंगे? मान लो हमने लिखा है इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अभी बताएंगे, थोड़ा समझो। ये है 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा, यही अगर पूछा जाए कि 3 वेरिएबल कैसे लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्म, फॉर 3 वेरिएबल कैसे लिखा जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म? 3 वेरिएबल अगर हम बात करें फॉर 3 वेरिएबल कैसे लिखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर 3 वेरिएबल? बड़ी सिंपल सी बात समझिए।
देन मान लेते हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड, ये है हमारे पास। देन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2f वाई जेड। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर थ्री वेरिएबल। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर थ्री वेरिएबल। तीन वेरिएबल का यह है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब जरा बात करें, समझते हैं, ऐसे समझो, ऐसे समझो। इसको थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। दो इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम बात करते हैं, समझो, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो इसको ऐसे समझो। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है a11 x1 a12 x2, है ना, अप टू a1n xn एंड लेट्स से दैट इज इक्वल टू b1 है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन लीनियर सिस्टम का x1 a22 x2, है ना, प्लस a2n xn एंड दैट इज इक्वल टू b2। एंड मान लो सिमिलरली हमारे पास है am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू amn xn एंड दैट इज इक्वल टू bm। ये हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, n। अच्छा, हमने आपको यह बता रहे हैं कि ये तो हम लोगों को पहले से पता है कि किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वी कैन राइट एज ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। और ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अगर इसी का मुझे लिखना हो क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसी का लिखना हो क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही है कि अगर इस लीनियर सिस्टम का मुझे लिखना हो क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। लेट्स से मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को ऐसे लिख रहा हूं, मान लो इसको डिनोट करते हैं Q से, तो Q ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू, लिख रहा हूं मैं, x ट्रांसपोज इनटू a इनटू x एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस लीनियर सिस्टम को आप इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें जब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें एक बात का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, और वो बात यह है कि इसमें जो ए मैट्रिक्स है, मेक श्योर दैट हियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफैक्ट एक पॉइंट ये हमारा है कि इसमें जो ए है, ए मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो क्या हम उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां पे स्पेशली कंडीशन दिया जाता है कि इसमें ए जो है वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, इट शुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ऐसे समझो, इफ ए इज नॉट सिमेट्रिक, if A is not symmetric, then we are supposed to take its symmetric part, और किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, that is half of A plus A ट्रांसपोज। मतलब उसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म अभी आप लिख रहे थे ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या लिखे थे आप, x ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स। x ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स। अब अगर ए सिमेट्रिक है तो ऐसे लिखो, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, x ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, x।
बेसिकली ये जो लिखा आपने ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक फॉर्म होता है। मतलब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका सिमेट्रिक पार्ट होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। तो ये उसका सिमेट्रिक पार्ट है। पॉइंट ये है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं तो उसमें मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट लिया जाता है, सिमेट्रिक पार्ट लिया जाता है। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है दैट इज फाइन। अब जरा इस बात को समझते हैं कि कैसे हम लोग पूरा मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट लिखते हैं। जैसे हमें यह पता है कि ये एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में तो लिख ही लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मुझे जानना यह है कि हम उसका कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने लिया एक एग्जांपल फॉर 2x2 मैट्रिक्स का। मान लो हम बात कर रहे हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स। फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अब जैसे समझो, मान लो कि ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे 2 2 2 4, राइट, मल्टीप्लाई विथ x y एंड दैट इज इक्वल टू 5 एंड 6। अब ये हमारा मैट्रिक्स है A, दिस इज कॉल्ड A एंड दिस इज कॉल्ड X and this is called B. So we have written in form of AX is equal to B. AX equal to B के फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। इसका अब क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? ये तो हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में, ये तो हमारे पास आ चुका है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब देखो इसका अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? Q मान लो, Q से दिखाते हैं उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को, एंड दैट विल बी इक्वल टू X ट्रांसपोज इंटू A इंटू X। अच्छा, यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो दो है, तो बेसिकली हमारे पास x क्या है, एक वेक्टर है मान लो, एंड लेट्स से वेरिएबल उसका क्या है, xy है ना। तो अब देखो हमारे पास यहां क्या लिखा जाएगा, वेक्टर x ट्रांसपोज बेसिकली क्या आ जाएगा, xy, एक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, और ए मैट्रिक्स देख सकते हो यहां ऑटोमेटिकली ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 2 2 2 और 4 है, मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई। अब इनको जरा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ जाएगा। पहला फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, दैट इज 2x प्लस 4y मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई से, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा नाउ नेक्स्ट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, एक ही रो यहां एक ही कॉलम है, क्या आ जाएगा ये, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy एंड प्लस 4y स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे पास देखो क्या आ चुका है, ये इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4xy एंड प्लस 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 4y स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा देखो, अब आप ये बात समझना है, इसमें असली पॉइंट ये है कि जैसे आप इस लीनियर सिस्टम से आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मुझे यह जानना है कि इस अगर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कह सकता हूं कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है तो उसका एक्चुअल मैट्रिक्स कैसे मिलेगा। मान लो कि मैंने ये बोला कि मुझे ये दिया हुआ है और मुझे इससे ये निकालना है, ये कैसे मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो देखो उसको ये समझो, जरा मान लो इसी 2x2 में समझते हैं, कैसे बताएंगे कि देखो हमारे पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये बात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इससे देखो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, बिल्कुल समझना है कि हमारे पास मान लो ये दिया हुआ है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4xy एंड प्लस 4y स्क्वायर। ऑब्वियसली इसमें दो वेरिएबल है, तो जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 का होगा। मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, 2x2 का मैट्रिक्स क्या लिखते हैं भाई, A11 A12 A21 एंड A22।
अच्छा, ये बात तो पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिखते हैं, तो अगर ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका A12 जो होगा वो A21 के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अच्छा जी, तो अब ओवरऑल मुझे खोजना है उसमें यह है कि A11 क्या होगा, A22 क्या होगा। अच्छा समझो, A11 एंड A22 ये दोनों हमारे कौन से एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट, दे आर डायगोनल एलिमेंट। और ये जो है हमारे पास A12 एंड A21, ये इसको बोलते हैं बेसिकली ऑफ डायगोनल, बोलिए ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या इसको बोला गया है क्रॉस टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैं क्रॉस टर्म। तो अब मुझे ये ढूंढ के निकालना है कि इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उससे मुझे उसका मैट्रिक्स खोज के निकालना है कि उसका ए मैट्रिक्स क्या आएगा। तो बिल्कुल बहुत ध्यान समझना है, इसमें ध्यान समझना है और यहीं से आपको दिख जाएगा कि क्या होगा। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसमें ध्यान से देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है, ये बेसिकली जो एलिमेंट है दिस इज बेसिकली A11, और ये जो एलिमेंट है ये है बेसिकली A22। ये बताते हैं डायगोनल एलिमेंट को, और ये जो एलिमेंट है ये बताएगा क्रॉस एलिमेंट को। अच्छा, क्रॉस एलिमेंट में A12 और A21 दोनों सेम है, तो बेसिकली इन दोनों का जो सम है वो होगा किसके बराबर, 4 के बराबर। तो मतलब A12 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A12 या A21 का जो वैल्यू होगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज 4/2। 4/2 का मतलब कितना आ गया, 2। तो ओवरऑल अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, ओवरऑल देखो, अगर मैं यहीं पे मैट्रिक्स लिखूं तो हमारे पास A11 कितना मिल गया, 2, A11 2 मिल गया, A22 कितना मिल गया, 4, A22 कितना मिला, 4, A12 एंड A21 दैट इज कितना है हमारे पास, 2, और ये भी हमारे पास क्या है, 2, एंड दिस इज द मैट्रिक्स। और चेक कर लो ये मैट्रिक्स भी हमारा क्या है, सेम है जो ये मैट्रिक्स है। तो मतलब मैंने आपको यह सिखाया कि कैसे लीनियर सिस्टम से क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं और कैसे वापस क्वाड्रेटिक फॉर्म से लीनियर सिस्टम में पहुंचते हैं। तो ये तो बात रही 2x2 मैट्रिक्स का, मतलब व्हेन यू आर हैविंग नंबर ऑफ वेरिएबल 2। थोड़ी सी हम आपको 3x3 का भी आइडिया देते हैं कि इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, या हमारे पास 3 लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाएंगे। हमने जनरलाइज फॉर्म देखो लिखा हुआ था, इसका देखो, अगर जनरलाइज फॉर्म देखो तो हमने 2x2 का या 3x3 का पहले लिखा हुआ था। देखो 2x2 का जनरलाइज फॉर्म यही है, और देखो इसी फॉर्म में आया है, इसी फॉर्म में आया है। अगर मैं अब इससे 2x2 का जनरलाइज फॉर्म लिख दूं तो यहां आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, कैसे आएगा ये, देखो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या लिखा जाएगा, यहां क्या आ गया A, और यहां क्या हो गया B, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और जो 2h है इसका मतलब एक h यहां चला जाएगा और एक h यहां चला जाएगा। ये है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पहले 3x3 का या नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 3 होते हैं तो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, फिर देखेंगे कि उसका मैट्रिक्स कैसे निकल के आएगा। देखो चलो, एक हमने एग्जांपल लिया है 3x3 के लिए, ध्यान से देखो, एक 3x3 का मैंने एग्जांपल लिया है। अब 3x3 का एग्जांपल लिया है, बेसिकली ये हमारे पास है 3x3 मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब अगर ये 3x3 का क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो मुझे जानना यह है कि इसका पहले मैट्रिक्स क्या बनेगा, और ऑब्वियसली मैट्रिक्स मस्ट बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जरा देखो, मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा। एक 3x3 का जनरलाइज मैट्रिक्स लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, अच्छा अब मुझे पहले चाहिए डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट का मतलब है A11, A22, A33। दो बता रहे कोफिशिएंट ऑफ x square, that will be A11,
कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट विल बी a22, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर एंड दैट विल बी a33, और यही होते हैं उसके कौन से एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, अब जरा चेक करो, बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है भाई? 2। मतलब हमारे पास मिल चुका है a11 का वैल्यू कितना? a11 मिल चुका है कितना? 2, राइट। एंड y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 3, दैट इज a22 हमारे पास क्या हो गया? 3। a22 हमारे पास क्या हो चुका है? 3। एंड z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई? a33। a33 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। तो a11, a22, a33 मिल गया। अच्छा, चूंकि मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक है, राइट। तो अब मुझे चाहिए a12 और a21 जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो मैं बात कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? आप बोल सकते हो कि उसका हाफ जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? a12, है ना? a12 बोलो, या इसी को बोल सकते हैं इट इज 2 टाइम्स ऑफ a21, इसके बराबर होगा। एंड सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ xz, कोफिशिएंट ऑफ xz दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स किसके? a13 या 2 टाइम्स ऑफ a31 के बराबर होगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ yz दैट इज 2 टाइम्स a23 या 2 टाइम्स a32 के क्या होगा? बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस टर्म। क्या बोलते हैं भाई इसको? क्रॉस टर्म। तो अब अगर इस मैट्रिक्स से अगर आप निकालना चाहो, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से अगर मैं निकालना चाहूं कि बताओ हमारे पास a12 जो कि a21 के बराबर है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, चेक करो कि xy का कोफिशिएंट है क्या हमारे पास? xy का कोफिशिएंट देखो, xy कोफिशिएंट हमारे पास कितना है? 4। xy कोफिशिएंट कितना है? 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। उसका हाफ xz कितना है? -6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? xz दैट इज a13 is equal to a31 and that is equal to -6/2 and that is -3। यहां भी लिख दे रहा हूं, चलो। And this will be equal to basically 4/2 and that is equal to 2। And here a23 yeah that is equal to a32 and that will be equal to कितना हमारे पास है भाई? 8, that is 8/2 and that is equal to 4। चेक कर लो, ये 8 दिया हुआ हमारे पास है, ये 8 हमारे पास है। सो ओवरऑल हमारे पास सारे कोफिशिएंट मिल चुके हैं इसके। अब मैं चाहूं तो लिख सकता हूं मैट्रिक्स ए क्या होगा हमारे पास। नाउ द मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज, देखो मैट्रिक्स ए अब हमारे पास क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट 2, 3 एंड 5। a12 a13 सेम होगा, दैट इज 2 यहां पे, 2 यहां पे। ये कितना हमारे पास आया है? -3। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? -3। एंड हियर इट इज 4, हियर इट इज 4। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्रॉपर। तो हमने देखो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से एक्चुअल मैट्रिक्स हमने निकाल लिया कि मैट्रिक्स क्या होगा। अच्छा, अगर दोबारा मुझे इस मैट्रिक्स से वहां तक पहुंचना है, उसके क्वाड्रेटिक फॉर्म तक, तो कैसे पहुंचेंगे? अगर मुझे इसी का लिखना है कन्वर्टिंग इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कन्वर्टिंग इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर इसी से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो कैसे करोगे? Q एंड दैट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज इनटू A इनटू x, दैट इज x y z, है ना, मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स 2 -3
2 3 4 -3 4 and 5 एंड मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई जेड। और इसको जब हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन जो हमारा एक्चुअल गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म था वो मिल जाएगा। तो यहां तक अभी आपने ये देखा कि किसी भी लीनियर सिस्टम को कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो उसका एक्चुअल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब इसके थोड़े एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इनसे क्या एप्लीकेशन फॉर्म में जा सकते हैं। एक एक पॉइंट समझिएगा, एक पॉइंट समझिए यहां पे, बड़ी सिंपल सी बात। यहां हमने क्या लिखा है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। अगर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके सारे आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो उसके जो आइगन वेक्टर होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो यहां पर हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं P, जिसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं इसको, मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो P एक मैट्रिक्स है विच इज फॉर्म्ड बाय द आइगन वेक्टर ऑफ ए, और D एक हमारा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। D एक टर्म लिख रहे हैं विच इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, D इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर मैं यहीं से बात करता हूं, तो यहां से हम लोग एक चीज लिख रहे हैं, दैट इज P ट्रांसपोज इंटू A इंटू P, एंड दैट इज इक्वल टू D, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, D के बराबर। जहां D हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, वह D इज द डायगोनल मैट्रिक्स λ1 λ2 अप टू λn। जहां λ1 λ2 λ3 क्या है, दे आर द आइगन वैल्यू ऑफ λ1 λ2 अप टू λn। ये क्या है, दे आर आइगन वैल्यू ऑफ A, दे आर द आइगन वैल्यू ऑफ A, they are the eigenvalue of A, are the eigenvalue of A. Now let x is equal to P into y. Let x is equal to P into y. अब अगर देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दैट इज QX जो आप लिख रहे थे, दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, x ट्रांसपोज इंटू A इंटू x, राइट। तो जरा इसी में x का वैल्यू ये पुट कर दिया जाए, तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, P इंटू वाई का ट्रांसपोज A इंटू पी वाई। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, P इंटू वाई का ट्रांसपोज अगर लोगे आप, P इंटू वाई का ट्रांसपोज जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इट इज वाई ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज इंटू ए, और यहां हमारे पास क्या है, इंटू पी इंटू वाई। और ये जरा देखो P ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी किसके बराबर, अभी आपने देखा कि P ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी किसके बराबर, D के बराबर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू D। तो मैं इसको लिख सकता हूं नाउ y ट्रांसपोज इंटू डी इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू Q, और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल फॉर्म, ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऑफ लीनियर सिस्टम। पहले आपने क्या देखा कि कैसे लीनियर सिस्टम से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर आपने देखा कैसे उसको हमने बनाया क्वाड्रेटिक फॉर्म, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसे हम बना रहे हैं उसका ऑर्थोगोनल फॉर्म। सो बेसिकली जो हमारे पास ऑर्थोगोनल फॉर्म है, दैट इज y ट्रांसपोज इंटू डी इंटू वाई। इसको जब सिंप्लीफाई करिए तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, λ1 y1 का स्क्वायर प्लस λ2 y2 स्क्वायर प्लस λ3 y3 का स्क्वायर
और अगर मान लो ये nth ऑर्डर का जनरलाइज फॉर्म में होगा तो ये और भी टर्म आते चले जाएंगे। इसी को बोला गया है दिस इज व्हाट नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉरी दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल फॉर्म, इसी को बोला गया ऑर्थोगोनल फॉर्म। अब अगर ये ऑर्थोगोनल फॉर्म आ चुका है और देखो इसी कंसेप्ट में अभी रिसेंटली ईएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ईएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का आई थिंक क्वेश्चन है ये, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो जरा क्वेश्चन को पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन बड़ा पढ़िए, क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारे पास। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्थोगोनल सेट y1 y2 y3, मतलब ये उसका कह सकते हो कोई एक सॉलिड बॉडी है, उसका हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ था और हमसे पूछा गया था कि बताओ उसका ऑर्थोगोनल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन भी दिया गया था। अब बड़ा सिंपल, अभी जो आपने कंसेप्ट देखो अप्लाई किया है, अगर उसी से इसको निकालते हैं, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास क्या दिया है इसका, पहले देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखा उसने px क्या दिया हुआ है, इट इज 4x1 का स्क्वायर प्लस 4x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2, ये दिया हुआ है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, है ना, जिसके तो 3 क्रॉस 3 का होगा, a11 a12 a13, है ना, a21 a22 एंड a23, क्या आएगा a31 a32 एंड a33। मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए। अब चेक करो, पहले हम इससे जरा निकालते हैं कि बताओ इसमें जो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ये बेसिकली क्या कहलाएगा, दिस विल बी a11, x स्क्वायर कोएफिशिएंट ये कहलाएगा हमारा a22 और इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा भाई a33। तो a11 का वैल्यू कितना 4, a22 का वैल्यू कितना 4, a33 का वैल्यू कितना 1, कोएफिशिएंट इसका 1 है। और x1 x2 मतलब हो जाएगा है हमारे पास, x1 x2 का मतलब है कि यहां पर x1 x2 का मतलब क्या दिया हुआ है -2, तो ये बेसिकली समझिए यहां से a12 दिया हुआ है, a12 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है a21 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, इसका हाफ, कोएफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -1। अच्छा बाकी और कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब a13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a13 क्या हो जाएगा 0 और a23 भी क्या हो गया 0 और a13 0 तो a31 और a32 भी 0, तो ये भी हमारा पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया और कौन 0 हो गया, और ये 0 हो गया। तो अब हमारे पास पूरा इसका एक्चुअल मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका ये इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ था। नाउ यू कैन फ्रेम द एक्चुअल मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स ए आ चुका है। ए क्या हमारे पास है भाई, देखो a11 दैट इज 4, a12 दैट इज -1 0 -1 4 0 0 0 और ये कितना दिया हमारे पास दैट इज 1। ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। अब मुझे ये मैट्रिक्स मिल चुका है, अब मुझे इसका निकालना ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल फॉर्म निकालना है, तो मुझे चाहिए इसका आइगन वैल्यू, मुझे चाहिए इसका आइगन वैल्यू। अब इसका आइगन वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेगा आइगन वैल्यू, फॉर आइगन वैल्यू a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 दैट इज 4 माइनस लैम्डा -1 0 -1 4 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करो इसको क्या आ जाएगा, देखो इसको थर्ड रो से एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी 1 माइनस लैम्डा, थर्ड रो से एक्सपेंड कर देते हैं और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस लैम्डा
into 4 minus lambda and minus 1 and that is equal to 0. तो यह आ गया 1 minus lambda, यहां से आ जाएगा lambda स्क्वायर minus 8 lambda, 16 और minus 1 that is 15 plus 15 and that is equal to 0. तो ये हो जाएगा 1 minus lambda और ये हो जाएगा lambda minus 3 and lambda minus 5. तो सिंप्लीफाई कर लिए इक्वल टू 0. तो हमारे पास आ चुका है लैम्डा का वैल्यू 1, 3 एंड 5. मतलब लैम्डा 1 का वैल्यू 1, लैम्डा 2 का वैल्यू 3 एंड लैम्डा 3 का वैल्यू आ चुका है 5. नाउ वी आर सपोज टू राइट द ऑर्थोगोनल फॉर्म. अब ऑर्थोगोनल फॉर्म लिखना है इसका मुझे. ऑर्थोगोनल फॉर्म, ऑर्थोगोनल फॉर्म कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं भाई ऑर्थोगोनल फॉर्म? इट इज लैम्डा 1 y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 y2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 y3 का स्क्वायर. लैम्डा 1 दैट इज 1 y1 का स्क्वायर, 1 हटा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बचा? केवल y1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y2 का स्क्वायर प्लस 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 5 टाइम्स y3 का स्क्वायर. एंड दिस इज द ऑर्थोगोनल फॉर्म या ऑर्थोगोनल सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. चेक कर लो ऑप्शन. इट इज y1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स y2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y3 का स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी. यू कैन सी दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. Option B is the correct form of this. अच्छा, इसी में एक और पॉइंट आता है जिससे एक और बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, गेट एग्जाम में भी पूछा गया इनसे क्वेश्चन. एक और पॉइंट है, जरा देखो. अब इसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू से हम लोग कुछ इंटरप्रेट करते हैं. 4 पॉइंट. पहला पॉइंट है if all eigenvalue are positive. अगर सारे आइगन वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. इफ ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, दैट इज लैम्डा आई इज ग्रेटर देन 0. अगर लैम्डा आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तो जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म Q है, दैट इज x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अगर ऐसा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. इफ ऑल आइगन वैल्यू, जो मैट्रिक्स A है, अगर उसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स. ठीक है. और उसमें जो उसका Q आएगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. दूसरा पॉइंट, इफ आइगन वैल्यू, दूसरा पॉइंट ये, अगर आइगन वैल्यू मान लो लैम्डा आई का जो वैल्यू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ वो 0 भी हो सकता है, देन हम ये बोलेंगे अच्छा यहां पे x इज नॉट इक्वल टू क्या था? 0 है ना. फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर मान लो कि लैम्डा आई का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, देन मैं बोलूंगा कि जो q का वैल्यू है दैट इज x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अगर मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी है, एटलीस्ट एक 0 है, तो आप बोलेंगे जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे? इट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स. पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स. और अगर बात यह है कि इफ लैम्डा आई इज लेस देन 0,
अगर मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब बात ये कह रहा है कि Q इक्वल टू जो X ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, देन इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, निगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। क्लियर बात है। और अगर मान लो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इफ लैम्डा आई इज लेस देन आर इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव के साथ उसके आइगन वैल्यू जो है वो निगेटिव भी है और क्या है, 0 भी है, उसमें एटलीस्ट एक 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा Q है पॉलिनोमियल, दैट इज X ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स, निगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स। सो अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव के साथ साथ एक 0 है तो सेमी लग जाएगा, और अगर सारे आइगन वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव डेफिनेट है, और अगर निगेटिव के साथ 0 भी है तो निगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। क्लियर बात है। और अगर मान लो कि किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, देन अगर मैं बात कर रहा हूं कि लैम्डा आई का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है एंड निगेटिव भी है या कोई 0 भी है, देन इसको बोलते इनडेफिनिट, देन इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनडेफिनिट बोल देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट। देखो इसी पर एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली इसी साल पूछा गया है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन ESC 2026। इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, जिसको मैं Q लिख रहा था उसको यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, उसको इन्होंने क्या लिखा है, V लिखा हुआ है। V इज इक्वल टू X ट्रांसपोज इंटू A, वेयर X इज एक वेक्टर है, ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, लिखा है कि V इज लेस देन 0 फॉर ऑल आइगन वेक्टर, फॉर ऑल वेक्टर X एक्सेप्ट X इक्वल टू 0, if and only if all eigen value of A are positive। अब सोचो अगर आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो V का वैल्यू लेस देन 0 नहीं, ये V का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, V इज लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेक्टर X and V equal to 0 for at least one vector X not equal to 0, that is fine। if and only if all eigen value of A are non-negative, यहां जो लिख दिया है ना नॉन निगेटिव, बेसिकली ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो V पॉजिटिव होगा, सारे आइगन वैल्यू निगेटिव होंगे तो V निगेटिव होगा। स्टेटमेंट सी, V इज निगेटिव डेफिनिट इफ माइनस V इज पॉजिटिव डेफिनिट। अच्छा बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर V समझो V अगर हमारा निगेटिव है, V लेस देन 0 है, तो माइनस V की बात करोगे तो कह रहा है कि पॉजिटिव डेफिनिट होगा विद करस्पॉन्डिंग कंडीशन ऑन द आइगन वैल्यू, दैट इज फाइन। मतलब समझो कि V इज इक्वल टू, अगर आप लिख रहे हो X ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स, तो माइनस V कब हो जाएगा, X ट्रांसपोज इंटू, यहां पे माइनस A कर दो, माइनस A इंटू एक्स के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। V इज निगेटिव सेमी डेफिनिट इफ माइनस V इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, बिल्कुल सही बात है, विथ करस्पॉन्डिंग कंडीशन ऑन द आइगन वैल्यू ऑफ माइनस A। देखो इसमें एक बात समझना है, मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट अगर आप चूंकि ये क्वेश्चन ESC का है, यू आर सपोज टू चूज ओनली वन ऑप्शन, तो अगर आप स्टेटमेंट वाइज चलो तो ये बात कह रहा था डेफिनेट के लिए और ये कह रहा है सेमी डेफिनेट के लिए, उसमें यहां पे आइगन वैल्यू ऑफ A लिखा है और यहां लिख दिया आइगन वैल्यू ऑफ माइनस A। सो बेसिकली इस वजह से अगर यहां पर A लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होता। तो इसका अगर मोर
मतलब यहां पे माइनस लिखने की वजह से मैं इस स्टेटमेंट को क्या बोलता हूं कि ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब बात समझो, इसको सही कैसे बोलो, कब सही होगा? जैसे मान लो कि V नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है -A के लिए, तो -V सेमी पॉजिटिव डेफिनेट होगा किसके लिए? A के लिए। दैट इज फाइन। बट चूंकि वन ऑप्शन चूज करना है, तो जो वो कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। V एक नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है एंड -V पॉजिटिव डेफिनेट होगा, उसका करस्पॉन्डिंग कंडीशन A पर हम दे देंगे। तो यहां पर अगर A लिखा होता तब हम बोल देते कि चलो ऑप्शन डी भी सही है, इसलिए डी को हम लोग क्या ले लेंगे? गलत। एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और ओनली एक ऑप्शन चूज करना है, इसलिए हम चूज करेंगे किसको? ऑप्शन सी को। तो ये देख सकते हो कि कैसे उन्होंने डेफिनिट और इनडेफिनिट का कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म से ये भी हम लोग बता पाते हैं कि जो एक्स ट्रांसपोज इंटू, कहीं भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स का फॉर्म लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो जो क्वेश्चन है वो बेसिकली किसका क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन इन्होंने गेट एग्जाम में भी पूछा गया है, IN ब्रांच में पूछा गया, EC ब्रांच में भी पूछा गया। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो ये क्वेश्चन पूछा गया गेट एग्जाम में। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में पूछा गया है, EC या IN ब्रांच में पूछा गया है। अब देखो इसका फॉर्म देखो, इन्होंने क्या लिखा है? fx के बराबर क्या लिखा है? व्हाट इज fx? हियर दे हैव रिटन इट इज 1/2 x ट्रांसपोज इंटू q इंटू x माइनस r ट्रांसपोज इंटू x। आप पहले सिर्फ इस बात को देखो, क्या आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है? ये वही क्वाड्रेटिक फॉर्म है। पूछा इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू क्या करना होता है? 0। इसका जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालोगे, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसका अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और उसी क्या करेंगे? 0। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 1/2 है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज 2 टाइम्स, ये 1/2 ऑलरेडी है हमारे पास है, तो ये क्या आ जाएगा? इट इज 2 टाइम्स। देखो पूछा है ना कि बेसिकली उसने पूछा है कि ये हमारा एक फंक्शन है, इसका बताओ कि इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पर f' का वैल्यू 0 है। तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स, क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स q, इट इज 2 टाइम्स qx, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? r, और मेक इट इक्वल टू 0 कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? qx इज इक्वल टू r, तो x इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन q एंड दैट इज इक्वल टू r इंटू, या इसको लिख दो ऐसे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज q इनवर्स इंटू r, q इनवर्स इंटू r। चेक कर लो इसके ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी हियर। तो ये बात बस आपको मैं पॉइंट में बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का टर्म लिखा हो तो समझ जाइएगा कि दे आर दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसे ही आपको वीडियो और भी हम देते रहेंगे। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।